हाँ जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून जी। प्रियंका, हैप्पी होली। एक बार जितने भी लोग जुड़ चुके हैं कमेंट कर दीजिए आप लोग। जी, सुखी, प्रियंका, इतिहास सब। हम क्या पढ़ रहे थे? एंशिएंट पढ़ रहे थे ना हम। एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्या पढ़ रहे थे हम? जी, कहाँ तक पहुँच गए थे एंशिएंट में हम लोग? और जो बोर्ड पे लिखा हुआ है क्या वो आप देख पा रहे हैं? बताना एक बार। जो बोर्ड पे लिख रखा है क्या वो आप लोग देख पा रहे हो? गुप्त वंश पूरा हो गया था, ठीक है। अब देखिए जी, अगला जो वंश है वो है पुष्यभूति वंश। या फिर वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश, ठीक है। ओके जी, देखिएगा, पुष्यभूति वंश आप सही मायने में 600 ईस्वी से ही माने 647 ईस्वी तक चलेगा। वैसे इसको आप 580 मान सकते हैं। 580 से लेके 647 ईस्वी तक चलेगा पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश संस्थापक थे खुद पुष्यभूति, जिनकी राजधानी थी थानेसर। खुद पुष्यभूति इसके जो है संस्थापक थे और राजधानी थी थानेसर। इस वंश में जो शुरुआत के शासक आए वो नाम मात्र के थे। प्रमुख शासक जो आया इस वंश में तो वो था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन इस वंश का प्रमुख शासक बना, जिसकी राजधानी भी थानेसर थी। वैसे आपके किसी भी एग्जाम में सिर्फ HSSC को छोड़ के इससे क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है। राजधानी इसकी भी थानेसर थी, जो कि हरियाणा में पड़ता है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। प्रभाकर वर्धन के दो बेटे थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ये वंश अभी पटरी पे आया नहीं है, पटरी पे आएगा तब जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठेगा। और एक बेटी थी राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह इन्होंने कर रखा था कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन के साथ। कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन के साथ शादी कर रखी थी राज्यश्री की। प्रभाकर वर्धन नाम मात्र का राजा रहा, थानेसर में कुछ दिनों तक संभाला। राज्यवर्धन उसका बड़ा बेटा है, हर्षवर्धन छोटा बेटा है, राज्यश्री इसकी बेटी है और कन्नौज के ग्रहवर्मन के साथ इसकी शादी कर रखी थी। ग्रहवर्मन जो है ये मोखरी वंश का राजा है, मोखरी वंश का। तो प्रभाकर वर्धन के समय में ऐसा कुछ होता नहीं है। सही मायने में अब जो खास शासक बनेगा वो है राज्यवर्धन। अब हम राज्यवर्धन को पढ़ेंगे। एक बार बेसिक बातें। पुष्यभूति वंश शुरुआत करता है पुष्यभूति, बीच में बहुत सारे शासक आते हैं, ठीक है। राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, इस तरीके से प्रमुख शासक आता है प्रभाकर वर्धन। एक बार आप लोग यहाँ तक नोट कीजिएगा इसको नोट।
कीजिएगा। ये मोखरी वंश का राजा था। क्या आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे क्लास में? ऐसा तो सीन नहीं है। ओके जी, हाँ नोट कीजिए इसको आराम से, फिर हम आगे चलेंगे। डन जी। मुसरत गुड आफ्टरनून। अंशुल हो तो रहे हैं कमेंट इसमें? जी नमस्ते ज्योति। हो गया? चलिए जी आगे। अब देखिए, राज्यवर्धन जब राजा बनता है, इसका वास्तविक संस्थापक तो हर्षवर्धन को ही पढ़ेंगे। पहले आप देखिए, राज्यवर्धन जब राजा बनता है इसके समय में क्या होता है। इसकी राजधानी थानेसर। अब ध्यान से सुनना एक एक बात। इसके समय में एक जगह है यहां पर, ये 3 जगह, ध्यान से सुनना। ये है कन्नौज, ये है बंगाल और ये है मालवा। कन्नौज का शासक ग्रहवर्मन, जो राजेश्वरी का पति था। बंगाल का शासक संसाक और मालवा का शासक देवगुप्त। ये दोनों अच्छे मित्र थे, दोनों अच्छे मित्र थे। इन दोनों की निगाहें, सर लिखने का टाइम कमेंट कैसे करें? अच्छा, लिखने का टाइम दूं? ओके ठीक है, कोई बात नहीं, अब बार मैं लिख देता हूं, उसके बाद आप लोग लिखेंगे। ये दोनों चाहते थे कन्नौज के राजा को मारना, लेकिन इधर थानेसर में है कौन? राज्यवर्धन। तो देखिए जी, सबसे पहले शुरुआत होती है देवगुप्त की। 3 पॉइंट होंगे यहां पे। देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। देवगुप्त ने अटैक किया और ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। और जो राज्यश्री है ग्रहवर्मन की पत्नी, राज्यश्री को कैद कर लिया। राज्यश्री को इसने कैद कर लिया। अब क्या होता है? अगला पॉइंट, राज्यवर्धन को गुस्सा आता है कि भाई मेरे जीजाजी को मार दिया। तब राज्यवर्धन, अगला पॉइंट, देवगुप्त की हत्या करता है। राज्यवर्धन ने अटैक किया थानेसर से कन्नौज और देवगुप्त की हत्या कर दी, क्योंकि कन्नौज पे कब्जा कर लिया था इसने। अब यहां राज्यवर्धन है, अपनी बहन को छुड़वा करके बैठ गया। यहां पर राज्यवर्धन आ गया। तब अगला पॉइंट, जो संसाक है वो देवगुप्त का दोस्त है। भाई मेरे दोस्त को मारा। संसाक ने
राज्यवर्धन की हत्या कर दी। संसाक ने आकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी और कन्नौज पे कब्जा कर लिया। मतलब ये ट्रायंगल बन गया। सबसे पहले देवगुप्त ने कन्नौज पे कब्जा किया राजा को मार के। उसने अपने जो है बहनोई का बदला लिया देवगुप्त को मार के। अब देवगुप्त के मारने के बदले में राज्यवर्धन को मार दिया देवगुप्त के दोस्त संसाक ने। संसाक ने कब्जा कर लिया। उधर सिर्फ बचा है एक राज्यवर्धन का छोटा भाई हर्षवर्धन जो कि थानेसर में है। इधर संसाक का कब्जा हो गया, बंगाल के राजा का कन्नौज पे कब्जा हो गया और यहाँ जो राज्यश्री थी वो जंगलों में गायब हो गई। अब ऐसे हालात में 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है हर्षवर्धन थानेसर में। अब हर्षवर्धन के सामने समस्याएं हैं, वो अपनी बहन को भी ढूंढे और भाई और जीजा की मौत का बदला भी ले। यहाँ तक आप नोट कीजिए। अच्छे से कीजिए इसको नोट, लीजिए, बताइएगा। जी विक्रम नमस्कार। नहीं अंशुल, ऐसा तो नहीं है भाई। हाँ, हैप्पी होली सबको मेरी तरफ से। जी लिखिएगा, ये आप लोगों को सीन समझ में आ जाए किसने किसको मारा। एक बार पहले तो इनको इस तरीके से बनाएं, उसके बाद ऐसे ही लिखें, टू द पॉइंट। 3 लाइनें लिखनी है बस, लिखिएगा फटाफट। जी जी प्रियंका, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? हाँ आप लोग खेल सकते हैं बिल्कुल। कहाँ जी? मैं तो हिसार में ही हूँ। हाँ कीजिएगा इसको। मालवा का राजा देवगुप्त, बंगाल का राजा संसाक, कन्नौज का राजा ग्रैवर्मन। ये भी मारा गया, ये भी मारा गया, बच गया तो ये। इसने यहाँ भी और यहाँ भी कब्जा कर रखा है। नहीं जी, कल छुट्टी नहीं है और कल हम हिसार में ही हैं। ओके जी, अब मैं पहचान गया आपको। छुट्टी रहेगी आपकी तो कल। खैर बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए जी, डन। हाँ लिखो लिखो फटाफट।
उसके बाद हम पढ़ते हैं नुसरत जी, पीछे कुछ नहीं लिखवा है, सिर्फ ये लिखा है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। संस्थापक का पुष्यभूति, राजधानी थानेसर थी। प्रमुख राजा इसमें प्रभाकर वर्धन आता है, जिसके 2 बेटे हैं, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, और राजेश्वरी 1 बेटी है। राज्यवर्धन राजा बनता है तो उसके टाइम पे ये चीज़ें घटती है जो कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, पीछे का बाकी आप रिपीट कर सकते हैं रिकॉर्डिंग क्लास में। हो गया, चलिए जी, अब देखिए आगे। फाइनली राजा बना हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में बना था, 647 तक राजा बना। इसकी राजधानी शुरू में, यार गर्मी बहुत हो गई इधर, कुछ इलाज करवाओ यार, देखना, बोलना सर को बोलना, गर्मी देखो कितनी है। शुरू में थानेसर, बाद में कन्नौज। शुरू में इसकी राजधानी थानेसर थी, बाद में इसने राजधानी कन्नौज कर ली थी अपनी। इसने, अगर हम हर्षवर्धन के धर्म की बात करें तो पहले ये सनातन को मानता था। सनातन को मानता था ये, और सनातन के लिए इसने महाकुंभ शुरू भी करवाया था। महाकुंभ शुरू करवाया था, कुंभ का जो मेला होता है प्रयागराज, ठीक है। लेकिन बाद में एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर की सहायता से अपनी बहन को ढूंढा। इसने अपनी बहन को ढूंढा और दिवाकर से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया। हर्षवर्धन शुरू में सनातन को मानता था, बाद में बौद्ध धर्म अपनाया। अब देखो, हर्षवर्धन राजा होने के साथ साथ एक अच्छा साहित्यकार भी था। हर्षवर्धन की रचनाएं, हर्षवर्धन की रचनाएं नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये तीनों नाटक हर्षवर्धन ने लिखे संस्कृत भाषा में। हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि हुआ करता था, हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि हुआ करता था जिसका नाम था बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने 2 रचनाएं लिखी थी, कादंबरी और हर्षचरित। ये प्राचीन इतिहास की सबसे फेमस किताब है, ठीक है। उसके बाद 647, हर्षवर्धन की कोई ऐसी विशेष स्टोरी है नहीं। 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। और एक पॉइंट इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है, बस इतिहासकार था और कुछ ऐसा है नहीं। इसके समय में 629 में चीनी यात्री हेनसांग भारत में आया था। में इसके समय में चीनी यात्री हेनसांग भारत में आया था। एक बार आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए। उसके बाद हर्षवर्धन की बहुत सारी बातें और है, एक विशेष बात और है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको नोट कीजिए एक बार।
हाँ जी, बाण भट्ट की रचना है कादंबरी और हर्षचरित। जी नमस्ते, हाँ कीजिए। रचनाएं हैं मेन तो, और इसके बहन को किसने ढूंढा, दिवाकर जो है, दिवाकर की सहायता से इसने ढूंढा। ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है इसके लिए। जी जी, रचनाओं में डीप से नहीं पूछ सकते क्या एग्ज़ाम में? नहीं, ऐसा तो नहीं है जी। बाकी एक दिन लास्ट में मैं सारी रचनाएं करवा दूंगा किसकी कौन सी है। कीजिए यहाँ तक। हो तो रहे हैं कमेंट तंसुल जी। देखो आपने जो कमेंट किया है अभी स्क्रीन पे है ये। सुखे जी ज्वानजंग, चाइनीज नाम है ज्वानजंग, ठीक है। हिंसंग का दूसरा नाम ज्वानजंग। हो गया, डन, सबने कर लिया ना ये? तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखो जी, हर्षवर्धन के टाइम पे एक चीज जो चल रही थी, यहाँ उत्तर में हर्षवर्धन का राज था, लेकिन एक बाउंड्री है नर्मदा नदी। नर्मदा के नीचे जो वंश था वो था चालुक्य वंश, और चालुक्य वंश का एक शक्तिशाली राजा था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण का जो है शासक था, जिसको सर्वोपरि भी कहा जाता है, दक्षिण भारत का सर्वोपरि ताकतवर राजा था। तब इसने चुनौती दी थी हर्षवर्धन को, और हर्षवर्धन को लगा कि मैं नीचे चला जाऊं। तब हर्षवर्धन दक्षिण भारत अभियान पे गया। किसी किताब में बताते हैं 618, किसी में बताते हैं 620।
18 को प्रेफरेंस दे दें अगर ऑप्शन में हो, लेकिन मिलता नहीं है, 620 आएगा। ठीक है, तो 620 या 618 में इन दोनों के बीच नर्मदा का युद्ध हुआ था। दोनों के बीच नर्मदा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक तरफ हर्ष, दूसरी तरफ पुलकेशिन सेकंड। तो जी इस युद्ध में पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को बुरे तरीके से हराया था। हर्षवर्धन की दक्षिण भारत अभियान पे हार हुई थी। कितने, कौन से युद्ध में? नर्मदा के युद्ध में। ये तो अंशुल अभी कमेंट जो है चल रहा है, ओके कोई बात नहीं, देखते हैं। तो हर्षवर्धन के टाइम पे एक ये फेमस युद्ध हुआ था, ठीक है, जो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था इसको। और ये लोग जो है बादामी के चालुक्य थे, बादामी के चालुक्य। तो कीजिए यहाँ तक नोट आप लोग। इसको कीजिए अच्छे से नोट। बादामी जगह है जी ये, चालुक्यों को कहा जाता है ये बादामी के चालुक्य। कर्नाटक में है ये जगह आज। हाँ जी, वंश का नाम है ये बादामी के चालुक्य। बादामी जो है कर्नाटक में। सर जोश में आ जाओ भाई, गर्मी बहुत है आज, ठीक है, कीजिएगा यहाँ तक। बादामी जगह है जी, वातापी या बादामी, ठीक है। हाँ, उतार लीजिए इसको, ऐसे ही मैप बनाए बीच में नर्मदा नदी। जी नहीं अंशुल, कर लिया सबने। तो ऐसे हमारा जो है एंशियंट समाप्त हो जाता है, एंशियंट इंडिया यहाँ पर फिनिश हो जाता है, ठीक है। अब देखो एंशियंट इंडिया में अगर हम बात करें तो कुछ किताबें रहती हैं, कुछ साहित्य रहता है एंशियंट इंडिया का जो कि पेपर में आता है, ठीक है। तो एक बार हम एंशियंट इंडिया के साहित्य के बारे में पढ़ लेते हैं। प्राचीन भारत के ग्रंथ या फिर प्राचीन भारत, क्योंकि साथ में फिनिश हो गया ये, प्राचीन भारत की प्रमुख पुस्तकें
ये जो है हमारे पेपर में आती है, इन्हीं में से हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। ठीक है, बताओ एक बार, क्या ये हम शुरू करें? प्राचीन भारत की कुछ किताबें, प्रमुख किताबें। ठीक है, देखिए जी, समझिए जी। जहां से हमें प्राचीन की जानकारी मिली है, इंडिका, अर्थशास्त्र, चरक संहिता, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, हर्षचरित, कादम्बरी, आर्यभट्टम, रघुवंशम, सूर्य सिद्धांत, लीलावती, रामायण, महाभारत, एंशिएंट का ये लिटरेचर है सारा का सारा। उसके अलावा अगली स्लाइड पे देखते हैं एक बार, बाद में लिख लेना आप लोग। रामचरितमानस, उत्तर रामचरितमानस, इसके अलावा हम बात करें अगर देवी चंद्रगुप्तम, अष्टाध्यायी। एक बार आप लोग इन किताबों के नाम नोट कर लो, उसके बाद हम देखते हैं आगे। अंशुल जी, विजयनगर तो एंशिएंट में आया, उसमें मेडिवल में आएगा ना विजयनगर साम्राज्य, 1333 में 36 में स्थापना होगी जाकर के। ठीक है, मेडिवल में, और करवाया जाएगा ये। एक बार इनके लिखो, फिर अगली किताबों के नाम, फिर इनके राइटर लिखेंगे। ये एंशिएंट यहाँ पर हम फिनिश करेंगे इस तरीके से। लिखिए एक बार, इन सारी किताबों के नाम लिख लीजिए आप लोग, सामने जगह छोड़ दीजिए राइटर के लिए। नहीं प्रियंका जी, इनके नाम नोट कीजिए आप लोग। ओ माय गॉड, बताया तो जी, विजयनगर मेडिवल में आता है अंशुल जी। हाँ जी, बाकी लोग मुसरत, ब्रिजेंदर, गजेंद्र, इतिहास, प्रियंका, अंशुल, सब बताएं। और भी लोग जिनका नाम नहीं है इसमें, जिन्होंने कमेंट नहीं किया, वो भी कमेंट करके बताएं कौन कौन है क्लास में, और इनको नोट कीजिए अच्छे से।
हो गया? बताइए फटाफट। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो, कोई समस्या है तो? कर लिया ना? चलिए जी, अब देखिए, इंडिका लिखी थी मैगस्थनीज ने, एक यूनानी इतिहासकार था जो। अर्थशास्त्र लिखी थी चाणक्य ने, कौटिल्य लिख सकते हैं आप लोग, राजनीति पर आधारित है ये किताब। चरक संहिता लिखी थी चरक ने। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, तीनों ही ये नाटक है और हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए हैं। हर्षचरित और कादंबरी बाण भट्ट द्वारा लिखी गई थी। आर्यभट्टम आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई है। रघुवंशम कालिदास द्वारा लिखी गई। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई। लीलावती भास्कराचार्य द्वारा लिखी गई, या इसको भास्कर द्वितीय कहते हैं। ये फिजिक्स की बुक है, सापेक्षता का सिद्धांत इसी में से लिया गया है। रामायण महर्षि वाल्मीकि और महाभारत वेद व्यास जी। ठीक है, ये दोनों भारत के महाकाव्य हैं, यानी एपिक। तो ये बाद में अलग से नहीं करवाई जाएंगी, ठीक है, साथ साथ में ही करवा रहा हूँ। कहीं बाद में कहोगे सर बुक्स कही थी आपने, एंशिएंट की यहाँ पे हो जाएगी, मेडिवल के बाद। ठीक है, कीजिए। इनके लिखिएगा नाम आप लोग, लेखक इनके। एक बार ये तो लिख लो जी, स्लाइड जो चेंज कर देंगे, इनके नाम लिख लो एक बार। 10 नंबर पे सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने लिखी थी सूर्य सिद्धांत। कालिदास वाली है जी रघुवंशम, रघुवंशम संस्कृत भाषा का ग्रंथ। जी बिल्कुल।
अगली स्लाइड पे चलिए। अब इन किताबों के नाम और लिखिए, इसमें एक दो और लिख देते हैं। पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, और इसके अलावा बुद्ध चरित। लिखिएगा इनके नाम और डन। ओके, ये वाले और लिखिए जी। कितनी हो गई साथ में ये काउंट करके बताना। कितनी हो गई? अच्छा, एक और लिख देते हैं, मेघदूत, और राज तरंगिणी। राज तरंगिणी। अब बताओ कितनी हो गई? अब इनको लिख लीजिएगा आप लोग। लीलावती मैंने लिखवा दिया आप लोगों को। बाईस। हाँ, इनके नाम लिखिए, उसके बाद हम जो है लिखते हैं। देखिए जी, रामचरितमानस तुलसीदास, उत्तर रामचरितमानस भवभूति, देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त, अष्टाध्यायी पाणिनि, ये पाणिनि ही पढ़ना इसको, पाणिनि। पंच सिद्धांतिका वराह मिहिर, बुद्ध चरित अश्वघोष, मेघदूत कालिदास, और राज तरंगिणी कल्हण। लिखिए इनको। और एक बुक थी, ये अभी याद दिलाई आप लोगों ने, CU की, ये जो चीनी यात्री आया था हिनसांग, उसकी है, हिनस्वांग। जी, आपको भी होली की शुभकामनाएं। हैप्पी होली सबको। हो गया। अब इसके अलावा देखिए जी आप लोग, 4 उपवेद हैं। वैसे हम वो वैदिक साहित्य में पढ़ लेंगे, लेकिन उपवेदों के रचनाकार और ये उपवेद पूछ लिए जाते हैं। उपवेद
4 हैं। एक है आयुर्वेद, एक है धनुर्वेद, एक है गांधर्व वेद और एक है शिल्प वेद। इन चारों के भी लिखिए नाम आप लोग। ये उपवेद हैं, छोटे वेद, यानी कि ये है ऋग्वेद का, धनुर्वेद है यजुर्वेद का, गांधर्व वेद है सामवेद का और शिल्प वेद है अथर्ववेद का। हर वेद का एक उपवेद है और इनके रचनाकार पूछे जाते हैं पेपर में। होली पे कितने दिन की छुट्टियां रहेगी जी, पता नहीं मुझे तो अभी। ठीक है, तो एक बार ये और लिखिए उपवेद, फिर इनके रचनाकार देखेंगे हम। आयुर्वेद में जड़ी बूटियों के बारे में, धनुर्वेद धनुर्विद्या, गांधर्व वेद संगीत और शिल्प वेद भवन निर्माण की कलाओं के बारे में है। इनको भी एक बार कीजिए। आयुर्वेद की रचना की थी धन्वंतरी ने। धनुर्वेद की रचना की है भरत मुनि ने। गांधर्व वेद की रचना की है, धनुर्वेद विश्वामित्र ने। और गांधर्व वेद भरत मुनि ने। शिल्प वेद विश्वकर्मा ने। इनके बारे में लिखिए, बहुत जरूरी है, पेपर में आता है सब। लास्ट वाला है जी शिल्प वेद, जिसमें भवन निर्माण की कला है। अथर्ववेद का ही उपवेद है ये। हर वेद का एक उपवेद है, ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गांधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्प वेद। ठीक है, बताइए यहां तक कोई समस्या? हो गया? अब देखिए, कर लिया ना एक बार, डन लिखो, करो जल्दी करो फिर। देखिए जी, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग 3 भाग जो इसके पढ़ेंगे। प्राचीन हमने पढ़ लिया 2500 BC से लेके 712 AD तक। मध्यकालीन 712 से लेके 1857 तक चलेगा। अब देखो, मध्यकालीन के जो है अलग अलग भाग कर दें। ये 712 से लेके 1206 तक तो चलता है आक्रमण, इसमें होंगे मुसलमानों के। फिर ये 1206 से लेके 1526 तक चलता है दिल्ली सल्तनत, और 1526 से लेके 1857 तक चलता है मुगल वंश। ठीक है, ये पूरा का पूरा मेडिवल होता है। मेडिवल को हम 3 भागों में कर देते हैं। ठीक है, इसको हम एक बार स्किप कर रहे हैं। प्राचीन हमने पढ़ लिया, हम 1857 यानी आधुनिक भारत से शुरू करेंगे। ठीक है, इसको हम स्किप कर रहे हैं बीच में। हम आज इतना ही काफ़ी होगा और एंशिएंट हमारा फिनिश हो चुका है। पूरी बात सुन लीजिएगा। मेडिवल हम बाद में पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा मॉडर्न से स्टार्ट होगा। हम मॉडर्न इंडिया से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बताइए क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? बताइएगा।
जी, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मैंने ये और ये करवा दिया, दिल्ली चलना थोड़ा बहुत पेंडिंग है, इसलिए ये लास्ट में करेंगे। हम अब चलेंगे डायरेक्ट मॉडर्न के ऊपर, एंशियंट के बाद डायरेक्ट जंप करेंगे मॉडर्न के ऊपर। रुकिएगा जी, बताइए किसी को कोई परेशानी तो नहीं है अगर मैं एंशियंट से डायरेक्ट मॉडर्न पे चलूँगा तो? क्योंकि मॉडर्न ज़रूरी है और हम उस लेवल पे पढ़ेंगे मॉडर्न को, ठीक है। किसी को समस्या है तो बता दो एक बार मुझे कमेंट करके, आप लोगों को समस्या ना हो बस, नहीं है ना? तो एंशियंट हमारा हो चुका है और अब हम डायरेक्ट मेडिवल को छोड़ के मॉडर्न यानी आधुनिक भारत की तरफ चलेंगे। 1857 से लेके 1947 के बीच इस देश में क्या होगा, ठीक है। अगली जो क्लास होगी हमारी वो मॉडर्न से स्टार्ट होगी, थोड़ा बहुत मेडिवल का हम उसमें जिक्र करेंगे। चलिए जी, तो सबको होली की शुभकामनाएं एडवांस में।